हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग विज्ञान का लेक्चर पढ़ते आ रहे थे। अब आज से हम गणित का लेक्चर भी शुरू करेंगे, मैथ भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो एक लेक्चर आपका मैथ का आएगा और एक लेक्चर आपका साइंस का आएगा रोज़। ठीक है। तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, मेरे वीडियो आप देखिए, आपका डाउट बिल्कुल दूर होगा। आपको मैथ बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक से समझ में आएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, कोई भी शंका नहीं रह जाएगी और आप टफ से टफ प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। और आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर कक्षा 10 के गणित का, वास्तविक संख्याएं। क्या है वास्तविक संख्याएं? इनको बोला जाता है रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। देखिए संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं वे प्रतीक हैं जिनका प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। आप लोगों ने ये सब परिभाषाएं क्या है पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब संख्याओं का वर्गीकरण भी पढ़ा होगा। संख्याओं के बहुत से वर्गीकरण हैं। तो वहीं से एक बार हम लोग वर्गीकरण देखते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में वर्गीकरण क्या आता है? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं। एक है परिमेय संख्याएं। कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। और फिर हमारे आगे है क्या? अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 1/3 हो गया, -2/5 हो गया। तो ये सब है हमारे पास परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। अपरिमेय संख्याओं का करने में 2, करने में 3, करने में 7, पाई, 1.4, 1, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 6, ऐसे ऐसे करके ते हमारे पास ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, और यहाँ पे क्या आ जाती हैं? भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के एग्जाम्पल क्या हैं? -1, 0, 1। तो मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मिला करके। भिन्न संख्याओं में 1/2, 1/3, 4/5, -1/3, -2/7। तो ये सब हैं हमारी क्या? भिन्न संख्याएं। अब पूर्णांक कितने भागों में बट जाता है? पूर्णांक हमारा बट जाता है 3 भागों में। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाते हैं? जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्या है? शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें क्या आ जाता है? ऋणात्मक संख्याएं या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक संख्याएं नहीं बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, -4,
-5 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब धनात्मक संख्याओं में भी आगे बांट दिया जाता है संख्याओं को, तो देख लेते हैं हम लोग। और वर्गीकरण जो है संख्याओं का, और कितने प्रकार की संख्या है उनको एक बार और देख लेते हैं। तो अब देखिए कुछ संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उसकी अगली संख्या उससे बड़ी होगी। अब पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी संख्या के बारे में हम नहीं बता सकते। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इनमें क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो 3 संख्याओं से विभाजित हों, या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, या फिर 3 से अधिक भी गुणनखंड होंगे, क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। तो 3 संख्याओं से विभाजित है, या फिर इसके 3 गुणनखंड है। वैसे ही 6 किससे विभाजित है, 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्याएं। अब आ जाइए सम संख्याओं पे। तो सम संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं। अब देखिए एक संख्या से अगली सम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है। कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो यानी अगर आपको एक संख्या पता है, एक सम संख्या, तो अगली सम संख्या पता करना हो तो उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। पिछली सम संख्या पता करना हो तो 2 घटा देंगे। यहाँ सम संख्या को सामान्य रूप से कैसे दर्शाया जाता है, 2n से। किससे दर्शाया जाता है, 2n से, जहाँ पे n का मान क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे n का मान आप 0 रखेंगे तो देखिए आपको 0 मिलेगा, 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, n का मान 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा। यानी 2n किसको प्रदर्शित कर रहा है, सामान्य रूप से सम संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी तो अब इनको ऐसी संख्याएं कौन होंगी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। इस सीरीज आगे भी चलती चले जाएगी। और देखिए विषम संख्याओं को सामान्य रूप से कैसे दर्शाते हैं, 2n + 1 से, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखिए, यही संख्याएं मिलेंगी। ध्यान से देखिए, विषम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है। 1 से 3 तक जाना है, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 3 से 5 तक जाना है, 2 जोड़ेंगे। तो यानी अगर आपको एक विषम संख्या पता हो तो अगली विषम संख्या पता करने के लिए उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। और पिछली विषम संख्या पता करनी हो तो 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये रही सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो संख्याओं का एक वर्गीकरण हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगर हमारे पास संख्या एक है 4, 4 को मैं 2 संख्याओं के गुणनफल में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2। ठीक है, 6 को 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 8 हो जाए हमारे पास, तो 2 × 2 × 2। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। उसके बाद 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3। या फिर इसके आगे बढ़ें, 4 को मैं तोड़ सकता हूँ तो 2 × 2 × 3। तो इससे छोटा नहीं तोड़ सकते हम लोग, तो यहाँ। उसके बाद 12 के बाद 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 7। अच्छा, मैं और बड़ी संख्या ले लूँ, जैसे कि 30 हो गया। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5। 6 को आगे मैं तोड़ूँ तो 2 × 3 × 5। ठीक है, वैसे मैं अगर
40 लूँ तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणे 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जितनी संख्या है, अच्छा एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं 140 को लिखूं तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 14 गुणे 10, और तोड़ते हैं इसको। 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 7, और 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, और इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, जो भी संख्या है ना इधर, इसका हम लोग क्या लिखे हैं, इधर गुणनखंड लिखे हैं ना, क्या गुणनखंड लिखे हैं। अब ध्यान से देखिए, सभी संख्याओं के गुणनखंड में हमको केवल और केवल अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं। यहाँ देखिए, 2 अभाज्य संख्या, 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 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा यहाँ देखिए, ये भाज्य है लेकिन इसको हम आगे तोड़े हैं, तो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। यानी प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अभी आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते होंगे, एक टॉपिक आया होगा अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग किससे काटते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। तो ऐसा क्यों करते थे कि हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या कहीं न कहीं अभाज्य संख्याओं से, प्रत्येक संख्या कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में ही बनी है। यानी अभाज्य संख्याओं का हम लोग गुणा करते जाएं तो हमको विभिन्न विभिन्न भाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और लिखने की यह विधि क्या कहलाती है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। भाज्य संख्या बराबर क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और ये आप देख चुके हैं, बहुत सी संख्याओं को लिख करके मैंने दिखाया है कि कैसे हम भाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है, या फिर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अब इसके बाद, अब ये इतना समझ में आया तो अब 2 चीज़ें हम लोग समझते हैं, गुणनखंड और गुणज। क्या चीज़, गुणनखंड और गुणज। अब गुणनखंड और गुणज या फिर अपवर्तक और अपवर्त समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोगों का मुख्य टॉपिक क्या है, लॉसो और मौसो, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, लॉसो और मौसो। और एक कन्फ्यूजन आता है बच्चों में कि जब हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम का मतलब बड़ा होता है, तो मौसो जब हम लोग निकालते हैं तो जो संख्याएं दी गई रहती हैं उसमें जो मौसो आता है उन संख्याओं से क्या होता है, छोटा होता है, या फिर सबसे छोटी संख्या के बराबर आता है, जबकि महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बोला तो जा रहा है बड़ा, लेकिन आता है छोटा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे। लॉसो में क्या होता है, लॉसो में क्या, लॉसो को
पूर्ण रूप से कहा जाए तो लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। लघु लघु का मतलब छोटा, लेकिन जो लौसो आता है, जो दी गई संख्याएं रहती हैं उससे बड़ा आता है या फिर बड़ी संख्या के बराबर आता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। गुणनखंड या फिर अपवर्तक। तो अगर किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग चला जा रहा है तो उस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 4 के गुणनखंड अगर हमको लिखना हो तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। क्योंकि 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, 4 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए या फिर अपवर्तक हो गए। क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। अब कहीं भी अगर हम दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं की बात करें तब वहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या? समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। समापवर्तक तो 4 है और 4 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लिखते हैं 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 और 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6। तो समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक हो जाएगा, देखिए 2। क्या हो जाएगा? समापवर्तक यहाँ पे 2 हो जाएगा। समापवर्तक का मतलब जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में जो समान अपवर्तक यानी गुणनखंड है उसकी बात हो रही है। तो 4 है और 6 में समान गुणनखंड क्या है? 2 है। तो यही क्या हो गया? समापवर्तक। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में शामिल हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब समापवर्तक समझ में आया। तब हम लोग चलते हैं महत्तम समापवर्तक पे। किस पे? महत्तम समापवर्तक क्या है? हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 18। तो लिखते हैं 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड या फिर 12 के अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा 12, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है, और 12 से कटेगा। 18 के गुणनखंड, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। अगर मैं लिखूं समापवर्तक, समापवर्तक लिखूं या फिर उभयनिष्ठ गुणन। समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में शामिल हो। तो यहाँ पे क्या शामिल है? 2 शामिल है, 3 शामिल है, 6 शामिल है। 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। तो ये तो हो गए समापवर्तक। पर महत्तम समापवर्तक की बात की जाए तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ
ऐसा अपवर्तक जो दिए गए समापवर्तकों में सबसे बड़ा है। क्या है? दिए गए समापवर्तकों में सबसे बड़ा है। महत्तम का मतलब बड़ा। तो समापवर्तक, अब देखिए ये दो संख्याएं हैं ना, तो दो संख्याओं के बहुत से समापवर्तक हो सकते हैं। दो या अधिक संख्याएं दी रहें तो उनके बहुत से समापवर्तक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 और 18 के कितने समापवर्तक हैं? 2 है, 3 है और 6 है। लेकिन दी गई संख्याओं का केवल एक महत्तम समापवर्तक होगा। क्या? केवल एक ही महत्तम समापवर्तक होगा। अब ध्यान से देखिए, इन समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है? 6 है। क्या है? 6। तो महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मॉसो या फिर HCF भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉसो क्या आया? 6 आया। तो ध्यान से देखिए, 6 बड़ा है किसमें? समापवर्तकों में। समापवर्तक कितने थे? 2, 3 और 6। तो 2 और 3 और 6 में बड़ा कौन है? 6 है। और 12 और 18 का मौसो या फिर महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। अब 6 देखिए 12 से भी छोटा है और 18 से भी छोटा है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको क्या? महत्तम समापवर्तक। तो ये समापवर्तकों में सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो मेरे ख्याल से आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए जो संख्याएं निकालते हैं, जैसे अगर इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर 912, 18 ऐसे लिखा है बराबर 6, तो कहने का मतलब 12 और 18 का जब हम लोग 900 निकालते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। और या फिर ऐसे ही इसको लिखा जाता है HCF 12, 18, ये 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 900 निकालने की कई विधियां हैं। ठीक है, तो ये हमारा समापवर्तक विधि है, समापवर्तक के जरिए निकालते हैं। फिर एक हमारा क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। तो उसको उसके जरिए निकालते हैं। तो कई तरीके हैं, भाग विधि है एक 900 निकालने का। तो अब ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लासेस था। तो अभी मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा तो लगा ही होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। कि आपको ये डाउट तो हमेशा आता रहा होगा कि महत्तम है यार, महत्तम का मतलब बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मौसो आ रहा है वो तो छोटी संख्या है। जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ देखिए 12 और 18 से 6 क्या है? छोटा है। लेकिन उसका कारण क्या होता है कि वो समापवर्तकों में बड़ा होता है। समापवर्तकों में बड़ी संख्या हम लोग निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग लॉसो के बारे में देखेंगे कि लॉसो में वह संख्या बड़ा क्यों आता है जो दी गई संख्याएं रहती हैं, या फिर सबसे बड़ी संख्या के बराबर क्यों होता है। और फिर लॉसो और मोसो निकालने की अनेक विधियों के बारे में देखेंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या फिर एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, मैथ के जो लेक्चर हैं उनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। क्लास 10th गणित, क्लास 10 का गणित, और उसमें लिख दे रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का 2025 में होगा। तो कक्षा 10 गणित 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी। तो जितने भी मैथ के वीडियो आएंगे, गणित के वीडियो जितने आएंगे, तो वो सभी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैथ मैं आपको बहुत अनमैचेबल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, विज्ञान तो पढ़ा ही रहा हूँ अनमैचेबल तरीके से, तो मैथ भी मैं आपको बहुत अनमैचेबल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को, प्लेलिस्ट को सेव कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा, इतने तरीके बता दूंगा सवालों के, कि उन तरीकों से, उतने टाइप से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी आएगी कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके बेसिक और फंडामेंटल एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।
हैप्पी लर्निंग।